अभिवादन स्वीकार करें। मैं भारती और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झज्जर विधानसभा क्षेत्र में। लगातार है हलचलें होती रहती हैं। तमाम नेताएं हैं वो अपनी राय रखते हैं और तमाम जो साथी हैं और जो तमाम नेतागण हैं, चाहे पार्टी या कोई सी भी हो, हम किसी न किसी से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। और आज इस कड़ी में मेरे साथ है राजकुमार जी हैं। सवाल मेरा अजीब सा है पहला ही, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं, शहर भी जानना चाहता और पूरा झज्जर हल्का ये जानना चाहता है आखिरकार कौन है राजकुमार कटारिया, जो लगातार हैं अपने हल्के में एक नेता के तौर पर एंट्री कर रहे हैं और तमाम समस्याओं को उठा रहे हैं, चाहे वो शहर की हों या हल्के की हों। तो यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। सर, अपना परिचय दीजिए और आखिरकार इस समय पर इस तरह से एंट्री करना क्या उद्देश्य है आपका? इस समय पे एंट्री करना, ये सवाल जो है आपको लगता होगा, लेकिन मेरा परिचय कांग्रेस से शुरू होकर के और कांग्रेस पे ख़त्म होता है। मैं राजनीतिक तौर से पहली बार पार्षद बना सन 2000 में। 2000 से 2005 तक मैं झज्जर में पार्षद रहा हूँ और तब से मैं खुद के तौर पे, मतलब परिवार में तो, क्योंकि राजनीति में हम पहले से रहे, हमारे परिवार से 2 बार विधायक रहे हैं झज्जर और सालावास दोनों हलकों से। और मेरे पिताजी ने भी 4 चुनाव लड़े हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं, पार्टी से भी लड़े हैं। लेकिन मैं अपनी एक स्वयं की राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर मैं बताऊं तो मैं झज्जर में सन 2000 से जब मैं पार्षद चुना गया और बहुत भारी बहुमत से मैं अपने वार्ड से पार्षद बना, और बतौर कांग्रेसी हम लोग पूरे 5 साल विपक्ष में रहे, क्योंकि उस समय चौटाला साहब की सरकार थी और चौटाला साहब ने बहुमत ना होते हुए भी ज़बरदस्ती प्रमोद बंसल जी की वाइफ जो है चेयरमैन बनी थी, उनको बनवाया। लेकिन हम कांग्रेस के झंडे के नीचे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के झंडे के नीचे उस दिन से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के को वोट करना है और हमने उनके कहने पे, सोहन सिंह हमारे जो प्रधान थे, उनकी वाइफ ने चुनाव लड़ा था और हम उनके साथ खड़े रहे बतौर पार्षद के तौर पर। हमारा 5 लोगों का ग्रुप था और पूरे 5 साल हम विपक्ष में रहना स्वीकार किया। हम बिके नहीं, टूटे नहीं। ये मेरा राजनीतिक परिचय है स्टार्टिंग का। उसके बाद मैं जो है कुछ दिनों के लिए, जैसे मेरा बिज़नेस जो है सोनीपत में है, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि हर आदमी को अपने जीवन को चलाने के लिए, आजीविका के लिए कहीं ना कहीं जाना होता है। और मैं यहाँ से सोनीपत बतौर बिजनेसमैन मैं वहाँ शिफ्ट हुआ। लेकिन इस शहर से उस शहर में जाने के बावजूद भी पूरा, आप सोनीपत ज़िले में किसी से भी पूछ सकते हो, मैं कांग्रेसी के तौर पे पहचाना जाता हूँ। और उस दिन से मैं संगठन में सन 2000 से ही, उस समय मुझे याद है यूथ कांग्रेस के मैं जो है ज़िले का लीगल सेल का प्रेसिडेंट बनाया था। रणदीप सुरजेवाला जी हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। उस समय मैं जो है यहाँ पे ज़िले का यूथ कांग्रेस का लीगल सेल का प्रेसिडेंट रहा। वहाँ से मैं अपने आप को सोच समझता हूँ बतौर कांग्रेसी, स्वयं की मेरी अपनी पहचान स्टार्ट होती है। और मैं राजनीतिक तौर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं राष्ट्रीय पद पे रहकर भी मैं घूमा। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि 70% हिंदुस्तान मैंने बाई रोड ट्रैवल किया है पार्टी प्लेटफॉर्म पे। तो कांग्रेस मेरे अंदर है और कांग्रेस का मैं परिवार का सदस्य हूँ। पार्टी ने जब जहाँ हरियाणा में हो, चाहे हरियाणा के बाहर हो, मुझे जो ड्यूटी दी है, जो जिम्मेवारी दी है, मैंने उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। मेरी पहचान कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। सर, दूसरा सवाल मेरा ये कि अब आगे का क्या उद्देश्य है झज्जर से राजनीति में, क्या रहेगा? देखिए, मैं समझ लो 20 साल से ज़्यादा का मेरा राजनीतिक कैरियर कांग्रेस के अंदर खुद का रहा है। मैं परिवार की बात ना करूं तो भी सन 2000 से, और आज सन 2023 में हम चल रहे हैं, तो 20 साल से ज़्यादा हो गए। तो अब राजनीतिक तौर से मैं, संगठन का मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। पूरे देश में मैंने घूम करके कांग्रेस की आइडियोलॉजी को प्रचार किया और सीखा भी, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता एक दिन में नहीं खड़ा होता है। वो विचारधारा के तौर पे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता है। और आज हमारे अंदर हम मानते हैं कि परिपक्वता हाई है राजनीतिक। तो सारा घूम फिर के हमने सब कुछ सीख करके अब हमने सोचा है कि भाई संगठन के तौर पे आप हमेशा काम करते रहते हो, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के तौर पे हमेशा ये इच्छा रहती है कार्यकर्ता कि एक दिन आए और जनता हमें जो है
पार्टी अगर जिम्मेवारी दे और टिकट दे या कहीं किसी और रूप में हमें जिम्मेवारी दे किसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो वो उसके लिए मैं अपने आप को मानता हूं कि वो समय क्योंकि 50 साल की उम्र हो चुकी है। मैंने 30 साल की या जो है ना उससे कम उम्र में मैंने अपना राजनीतिक अभियान शुरू किया, और आज मैं 22-23 साल के बाद अगर मैं ये इच्छा पालता हूँ कि मेरे को पार्टी जो है मेरी तरफ देख के और मेरे काम को देखते हुए, मेरी पार्टी के अंदर मेरी सेवाओं को देखते हुए मुझे किसी विधानसभा क्षेत्र में मुझे जो है स्थापित करे और उसको मैं चेहरे के तौर पे आगे लेके जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। खासकर आपने सवाल किया झज्जर विधानसभा के क्षेत्र के बारे में। झज्जर चूँकि मेरा स्वाभाविक तौर से मेरा घर है, मेरा जन्मभूमि है, मेरी कार्यभूमि है, मैंने कॉलेज यहाँ से किया, मैंने स्कूलिंग यहाँ से की, मैंने जो है अपने जीवन को संवारा, यहीं से संवारा। तो राजनीतिक स्टार्टअप जो अगर मैं कहूँ तो राजनीतिक स्टार्टअप भी मुझे राजनीतिक जड़ें यहीं से शुरू, स्टार्टअप भी यहीं से मिला। राजनीतिक तौर से मैंने एक ही चुनाव लड़ा है जिसको आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहेंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैंने एक ही चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में मैं भारी मतों से, मैं समझता हूं कि पहले या दूसरे नंबर पे मैं उस समय में था, जो शहर में जितने वार्डों में जितने मार्जिन से जीते थे। तो वो एक ऐतिहासिक जीत थी। पूरा शहर के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर एक तरफा चुनाव जीत करके मैं पार्षद बना था, और मैं अपनी नीतियों पे खड़ा रहा, कांग्रेस की नीतियों पे खड़ा रहा। तो वो एक शहर देखता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके की विचारधारा का व्यक्ति है। कहीं कोई अपने इंटरेस्ट के तौर पे समय अनुसार बदलता तो नहीं रहता है, अपने स्टैंड पे खड़ा है, तो वो चीज़ें लोग जज करते हैं। तो मैं समझता हूँ मैं कांग्रेस के तौर पे मैंने पूरा काम किया, और मैं इच्छा है मेरी यहाँ से जो है मैं अपने राजनीतिक अभियान बतौर जो है विधायक बनने का मैंने इच्छा जगाई। और मैं आज 50 साल की उम्र में सारी चीज़ों से मैं निवृत्त हूँ, अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों से। तो जो है बिजनेस वगैरह की कोई ऐसी मेरा एक सेटअप ठीक सा है। तो आदमी सोचता ही है कि इस एनर्जी को कहाँ लगाए। उस एनर्जी को मैं जनता के बीच लगाना चाह रहा हूँ। तो मैंने आज ये सोचा है कि मैं संगठन का बहुत एक्सपीरियंस होगा, अब जनता के बीच जाएँ, और जनता चाहेगी और पार्टी चाहेगी, दोनों का अगर समीकरण बना तो पार्टी भी मेरे को जो है, अगर जनता से आवाज़ आई और तो पार्टियां देखती हैं, जनता के बीच से जो आवाज़ आती है पार्टियां देखती हैं। जिस तरह से आपने कांग्रेस आइडियोलॉजी का बात की, और एक तरफ है झज्जर विधानसभा में जो विधायिका हैं वो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कर रही हैं, कहीं ना कहीं आप दिखाई नहीं देते। मैं देखो, पार्टी का राहुल गांधी जी का एक कार्यक्रम हुआ, भारत जोड़ो यात्रा। अब उसका एक निश्चित रूट था, और बड़े लीडर का एक लिमिटेशन है, वो हर जगह तो जा नहीं सकते थे, एक रूट पे चले। लेकिन उस कार्यक्रम की सफलता पूरे देश में हुई, जिक्र हुआ, और पार्टी जो है उससे खड़ी हुई दोबारा से। तो पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया है एआईसीसी ने कि भाई हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हर कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में लेके जाना है, और उसी कड़ी में बहन जी भी जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में जा रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने लडायण में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम अपना पहला जो है शुरुआत करी लडायण से। आपने अलग की या उन्हीं के साथ? नहीं, मैंने अपना कार्यक्रम किया। ये कोई साथ और अलग की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि बहन जी बतौर विधायक या हम बतौर कार्यकर्ता, हम दोनों ही क्यों? चूँकि आप ये सोचते हो कि भाई रिजर्व सीट है कि हम नेता के तौर पर हम ही करें, नहीं। मैं कहता हूँ हर कार्यकर्ता को, चाहे वो शहर में है, चाहे वो दलित समाज से है या नहीं है, प्रत्याशी बनने की इच्छा रखता है या नहीं रखता है, बतौर कांग्रेसी हर कार्यकर्ता को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जा कर के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम करना चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का मतलब यही है कि लोगों को जोड़ना। हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब दिल से दिल जोड़ना, जनता के साथ कनेक्ट करना, और जनता के साथ जाकर के पार्टी की नीतियों को बताना कि हम देश के बारे में, प्रदेश के बारे में क्या सोच रखते हैं। ये हमारा मिशन था, और वो भी कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। और अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह, क्योंकि एक आदमी सब जगह जाएगा तो नहीं हो सकता, ज़्यादा लोग लग करके सब जगह जाएँ वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें कोई सर, जिस तरह से लगातार है आप जागो कार्यक्रम कर रहे हैं, झज्जर वासियों के लिए कर रहे हैं, ग्रामीण इलाके में भी आपका कोई इस तरह का कार्यक्रम रहेगा आगे? नहीं, अच्छा आपका प्रचार है वो हम देखते हैं क्योंकि गांव और भी हैं हल्के में शहर के अलावा, और आपने कार्यक्रम किए, प्रचार प्रसार वो शहर में ज़्यादा है, गांव अभी अछूते हैं, और हल्के में तो हर तरह से आपको चलना पड़ेगा। उसको किस प्रकार देखते हैं आप? पार्टी के तौर पे तो मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते तो मैं
कई गांव में गया हूं और मेरी सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे आप जा कर के देख सकते हैं कि पिछले 5-6 महीने में मैं बहुत सारे गांवों में गया हूं और फोटोज़ डली हुई हैं, अखबारों में भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। बतौर पार्टी कार्यकर्ता मैं सब जगह प्रोग्राम किए हैं, लेकिन जागो झज्जर जो मिशन था वो एक कुछ ना कुछ कारण से हम लेके आए। वो कारण ये सकते हैं, वो कारण ये था कि झज्जर शहर जो है वो बड़ी तकलीफ़ में था। 5-6 महीने के अंदर ये महसूस किया कि झज्जर शहर की जनता त्रस्त है इस सिस्टम से, इस प्रशासन से, इस सरकार से। लेकिन चूंकि आज एक पर्टिकुलर पार्टी ने, मैं सीधा सीधा जवाब देता हूँ कि भाजपा ने समाज के अंदर इतना बंटवारा कर दिया है कि समाज जो है जातियों में बट करके रह गया है। बतौर नागरिक के तौर पे वो सामूहिक तौर से संगठित होकर किसी संघर्ष में शामिल होने की बजाय वो जातियों में अपने आप को ज़्यादा देखने लगे। तो ये पीड़ा जो है हमें है बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता कि मुद्दे पीछे रह गए हैं और शहर की बदहाली है, लेकिन लोग अपने आप को, कोई कह रहा है कि मैं भाजपा का हूँ, कोई कह रहा कांग्रेस का हूँ, लेकिन संगठित होकर के उसके पीछे उस समाधान की तरफ नहीं जा रहे थे। तो हमने सोचा कि पार्टी गौण कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा इम्पोर्टेंट है, जनता के लिए लड़ना इम्पोर्टेंट है। तो हमने कहा कि जब जनता को तकलीफ है तो पार्टी के परे जा कर के एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें सारा शहर के नागरिक इकट्ठा होकर के अपने जन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। तो मेरा तो सिर्फ, मैंने बार बार प्रेस के माध्यम से कहा कि मेरी कोई ऑनरशिप नहीं है इस संगठन में। ये मेरा आइडिया है कि सब समाज के सिविल सोसाइटी के तौर पे इस मंच पे इकट्ठा होकर के एक नारे के तौर पे जागो झज्जर का एक अभियान का नारा दे करके झज्जर की जनता को, सबसे पहले तो जनता को ही जगाना है कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और सजग होकर के एक लड़ाई लड़े और झज्जर शहर के भविष्य के लिए, बेहतरी के लिए लड़े। तो उसमें फिर प्रशासन के सामने दिखाएं कि जब जनता खड़ी होती है, जनता लड़ती है, तो आपको समाधान देना पड़ेगा। तो हमने वो आह्वान पिछले महीने दिया, लोग जुड़े। 17 तारीख को बहुत भारी प्रदर्शन हुआ, डिप्टी कमिश्नर महोदय के सामने जा कर के, ऑफिस के सामने नारेबाजी हुई, लोग उतर के आए। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारा मेमोरेंडम लिया। और ख़ास तौर से मैं आपको जिक्र करना चाहूँ, इसको लोग बहुत सारे कह देते हैं राजनीतिक स्टंट है, ये है वो है, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, हो सकता है लोगों की सोच ही है वो। लेकिन आप अगर उस मेमोरेंडम को देखें, मैंने उस मेमोरेंडम में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रोग्राम ऐसे दिए कि झज्जर शहर के भविष्य के बारे में योजनाएं हैं जो कि 5-7 साल काम करके अचीव की जा सकती हैं। खाका दिया है कि कौन सी जगह को किस जगह यूज़ किया जा सकता है। मैंने एक आइडिया दिया है और झज्जर की मूल समस्या क्या है, क्यों वाटर लॉगिंग होती है, क्या कारण है इसके पीछे, वो सारी समस्याएं हमने मेमोरेंडम में दी है। एक मिनट कि जिस तरह से शहर आपने त्रस्त बताया, बदहाली बताई, सिटिंग एमएलए है वो आपकी पार्टी से हैं, कहीं ना कहीं उनका भी तो इसमें हिस्सेदारी थी ना कि जो बदहाली हुई है, तो वो भी जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं। तो देखो, उन्होंने, वो विधायक है और विधायक का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। विधानसभा में उन्होंने शहर की आवाज़ें उठाई हैं और विधानसभा कमेटीज़ में भी इन मुद्दों के ऊपर चर्चा उन्होंने की है। शहर में भी हमने जो है देखा, 1-2 बार उन्होंने प्रेस मीडिया के सामने गई है जनता। 2 बार कहने से तो नहीं होगा ना काम। मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी अपनी अपनी लड़ाई लड़ता है जनता के लिए। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी से मतलब वो भी जनता की लड़ाई किसी न किसी तरीके से लड़ रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, उनकी और भी जिम्मेवारियां हो सकती हैं और ज़्यादा, उनका बड़ा क्षेत्र है, उनको राजनीति में वो बड़ी नेता हैं, उनके पास समय का, क्योंकि उन्होंने पार्टी को भी ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा समय। शहर है, मैं आपको बताऊँ, हाँ, हम भी इसी विधानसभा क्षेत्र से। शहर है इकलौता, मेरा आप संदर्भ नहीं समझे। उनके पास पार्टी की और जिम्मेवारियां भी हो सकती हैं क्योंकि वो बड़ी नेता है। वो 4 बार विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, उन्होंने पार्टी में भी समय देना है। आप पूरे हरियाणा के लीडर हैं। एक मिनट मेरी बात भी सुनिए, मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे, उसके बावजूद हैं शहर के ये हालात हैं, इस पे कटारिया साहब क्या बोलेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, इसमें देखो मंशा तो ये साफ साफ ये दिखाई दे रही है कि इस शहर की जो बदहाली है,
ये हुड्डा सरकार जाने के बाद ये बदहाली हुई है, क्योंकि इस सरकार ने इस सड़कों पे पैच तक नहीं लगाए हैं। एक गड्ढा टूट गया तो वो पूरा तालाब बन गया सड़क पे, लेकिन उन्होंने मिट्टी डाल के उसको गड्ढे को भरने का काम नहीं किया। तो आपका जो सवाल है, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने स्तर से विधानसभा में वो भी प्रयास कर रही हैं, और विपक्ष के नेता के नाते वो उनकी और ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं। लेकिन क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं और हमने एक आह्वान दिया, लोग जुड़े, अब वो ठीक है, वो भी अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम करें। मतलब मुद्दा समाधान होना चाहिए, इसमें बड़े और छोटे की कोई बात नहीं है। वो भी और ज़्यादा जिम्मेवारी को समझे, मैं तो अपील करूँगा और ज़्यादा जिम्मेवारी को समझे, मैं तो यही कह सकता हूँ। और मेरी सीनियर नेता हैं, वो बड़ी नेता हैं, उसमें कोई बात नहीं है। और हम जब वो लड़ाई लड़ेंगे सड़कों पे, हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। टिकट मांगने जाएंगे आप, आपने क्लियर कर दिया। हाँ, टिकट तो मैं मांग ही रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि मेरा टिकट। इससे मैं शुरुआत करता हूँ आगे सवाल की। इससे पहले तमाम जो हैं ये आपकी गतिविधियाँ देख के हमसे भी बातचीत हुई कई नेताओं की, आज वो जिसने पहले टिकट मांगी वो आज बीजेपी में है। क्या इसके बाद आप तो इस स्थिति में नहीं आ जाएंगे? देखो, अब मैं आपको बता दूँ, आप किन व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी में चले गए? जो कांग्रेस का बता दूँ आपको, एक बार आप समझ नहीं पाए, मैं बताता हूँ। पूर्व विधायक हरिराम सर थे यहाँ से, उसके बाद रमेश गैस एजेंसी वाले, बबलू खातीवाद से आते हैं, उनसे बात करके देखना। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक होता है सिर्फ विधायक बनने की या नेता बनने की चाहत, और एक होता है पार्टी के अंदर वैचारिक स्थान। जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, वो 2 लाइन भी कांग्रेस के विचार के ऊपर बोल के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। उन लोगों को कांग्रेस का मतलब ही नहीं पता है, और वही लोग पार्टी छोड़ देते हैं जिनको वैचारिक तौर से जुड़े नहीं होते, स्वार्थ से जुड़े होते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर वैचारिक तौर से जुड़ा हूँ, स्वार्थ से नहीं जुड़ा हूँ। सत्ता गई कांग्रेस की 10 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, हम फिर भी कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं। हम पार्टी प्रेसिडेंट हमारे अशोक तंवर जी थे, हम उनके साथ खड़े थे बतौर प्रेसिडेंट। हमने पूरे हरियाणा में गए, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए, गुटबाजी के कारण वो पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन हम पार्टी में खड़े रहे। तो हम वैसे समय में भी पार्टी नहीं छोड़ के गए हैं। तो हम लोग मतलब वैचारिक तौर से पार्टी हाईकमांड से, पार्टी की नीतियों से, पार्टी के इतिहास से जुड़े हुए आदमी हैं। हम लोग पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ये आपके माइक पे कह रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं। मैं अपनी पार्टी के साथ वैचारिक तौर से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं पार्टी, मुझे चाहे आने वाली 20 साल और इंतज़ार करा दे, मैं पार्टी नहीं छोड़ने वाला, और मैं पार्टी के अंदर बना रह करके अपने संघर्ष को करना उचित मानता हूँ। वहीं अपनी लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी मंच पे लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि जब कोई ईमानदारी से काम करता है पार्टी में उसके साथ न्याय होता है। मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। ये तो थी अपनी विधानसभा क्षेत्र की जो बातें, हम जाते हैं फील्ड में तो पता चलती हैं। तो हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य है कि वो जनता तक वो सवाल हैं वो आपके वहाँ और उनके यहाँ तक पहुँचाने का काम करें। तो अब हम आते हैं जो मणिपुर घटना हुई, उसको कितना गंभीरता से आप देखते हैं? बिल्कुल गंभीर, इससे ज़्यादा बड़ा गंभीर मुद्दा हो नहीं सकता है। आज देश में एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत होती है, मुझे तो माइक पे बताने में भी शर्म आ रही है। कल एक और वीडियो मेरे पास किसी ने ग्रुप में भेज दी, और मैंने उस ग्रुप में लिखा कि भैया ऐसी चीज़ें हमारे से देखी भी नहीं जाती हैं, आप इस तरीके की चीज़ें शेयर ना करो। कि एक लेडी को सड़क पे खड़ा करके पहले उस 20 लोगों ने पीटा और आँख पे पट्टी बांध के खड़ा कर दिया, और उसके ऊपर सरेआम गोली से मणिपुर में मार दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो अभी सामने आने रह रही हैं। लेकिन वो जो घटना थी, मैं तो सबसे पहले तो सवाल समाज के ऊपर है कि समाज ने अपनी संवेदनशीलता क्या खो दी है, क्या शून्यता आ गई है संवेदनशीलता में। हम लोगों ने इस तरीके की घटनाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ये माहौल देश में किस तरीके से कैसे हुआ, ये सवाल सरकार के ऊपर है। 2 महीने से ज़्यादा इस घटना को हो गए, और मणिपुर को जलते हुए 2.5 महीने हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट नहीं देते। जब ये वीडियो आती है तो स्टेटमेंट दी जाती है, और वो भी संदर्भ जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ का दे करके उसके बाद जिक्र करते हैं। मैं
इस तरीके की लीडरशिप से ऐसा ही, क्योंकि जिस तरीके की लीडरशिप आज देश में चल रही है उनसे यही उम्मीद की जा सकती, इससे ज़्यादा तो उम्मीद की नहीं जा सकती। जो पूरे देश के अंदर पिछले 2.5-3 महीने में चुनावी माहौल बना करके बहुत सारे स्टेट्स में चले गए, सरकारें तोड़ रहे हैं दूसरों की, लेकिन उनके पास ये फुर्सत नहीं है कि मणिपुर में जाकर के लोगों के दर्द को साझा कर ले। एक अकेला व्यक्ति देश के अंदर, एक अकेला लीडर राहुल गांधी है जो ऐसे बुरे हालात में भी मणिपुर गए और मणिपुर में लोगों के आंसू पूछने का काम किया। देश देख रहा है, देश समझ रहा है, देश इंडिया के साथ खड़ा होगा और देश एनडीए को नकारेगा अब की बार, ये देख लेना, हम आपके सामने ये कह रहे हैं। और जिस तरह से एनएलडी की जो यात्रा है, सिंह चौटाला है, बोल रहे हैं कि हमने ग्राफ उठा दिया है और अच्छी वापसी करेंगे, क्या मानते हैं आप? हरियाणा में सीधा मुकाबला है मौजूदा सरकार और कांग्रेस। अब मौजूदा सरकार में जेजेपी भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता के अंदर जेजेपी के भी पांव उखड़ चुके हैं। ये परिवार इतिहास का विषय हो गया है राजनीतिक तौर से। वैसे भगवान इनकी लंबी आयु रखे सबकी, लेकिन राजनीतिक तौर से ये परिवार, चाहे वो अभय चौटाला का परिवार हो, चाहे अजय चौटाला का परिवार हो, ये इतिहास का विषय हो गया है। इनकी अब जो है इनका सिस्टम बंद हो गया है, अब ये चलने वाला नहीं है। यात्रा ठीक है, राजनीतिक तौर से कोई भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आज हरियाणा की जनता ने सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौजूदा सरकार के आमने सामने की लड़ाई है, कांग्रेस के साथ सरकार की लड़ाई है, और वो लड़ाई कांग्रेस आज ही जीत चुकी है। चुनाव क्योंकि एक प्रक्रिया है लोकतांत्रिक तरीके में, सिस्टम में 5 साल बाद होते हैं, जब चुनाव डिक्लेयर होगा जब ही होगा। लेकिन आज भी अगर आप चुनाव हो जाएं तो बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि जनता त्रस्त है इस सरकार से, इतनी त्रस्त है कि इंतजार कर रही है जाग करके कि कब चुनाव आए, कब इनसे छुटकारा मिले। देखिए कटारिया साहब, जिस तरह से आपकी गुटबाजी है कांग्रेस की, लगातार है, हर चुनाव में दिखती है। पिछले चुनाव में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण आपने आई सत्ता निकाल दी हाथ से। अब की बार भी ऐसा होता है, जिस तरह से रणदीप चल रहे हैं, उनके साथ साथ किरण है, शैलजा, वो अलग से अपने कार्यक्रम रखते हैं और उसको विपक्ष है वो फ़ायदा उठाता कि गुटबाजी है, 4 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस में। इसको किस तरह से देखते हैं? तो देखने का नज़रिया है, मीडिया का नज़रिया। मीडिया को तो मसालेदार खबरें चाहिए। नहीं, आप देते हैं ना मसाला, आपके चार्ट ये लगे हैं, दिखाना एक बार। इसमें भी कहीं उन नेताओं के नहीं, इसमें भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आप देते हैं मसाला। मैं बताता हूँ, ये जो लगा है पोस्टर, ये जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं वहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, अब कांग्रेस के आप सवाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पुराना कांग्रेस पे सवाल उठाए कि मसाला। मैं वही कह रहा हूं कि आप अब मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कांग्रेसी आज हरियाणा में क्या कोई है? 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के अंदर कांग्रेस हुड्डा कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हमारे चौधरी उदय भानजी हैं, उससे पहले शैलजा जी थी, उससे पहले तंवर साहब थे। तो ये तो बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, आज वो हैं और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चूंकि कद होता है राजनीति में, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 साल जो है मुख्यमंत्री रहे, और आज उनकी जो है आप वोट के उस नज़रिए से सोचे तो वो सबसे बड़ा नेता उनको माना जाता है पूरे हरियाणा के अंदर। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं, पूरे हरियाणा के सारे राजनीतिक सिस्टम में सारी राजनीतिक पार्टियों को अगर लगा ले तो ईमानदारी से आपको भी पता है कि वो सबसे बड़े जनप्रिय नेता हैं। तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, उनका हम सम्मान करते हैं और वो इसलिए उनके फेस पे हम चुनाव लड़ते हैं और हमें वोट भी मिलती है। तो ये नरेंद्र मोदी के भी तो पूरे देश में अकेले चेहरे के ऊपर भाजपा चुनाव लड़ती है, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। तो हमारे अब की बार कांग्रेस देगी चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहले? हाँ बिल्कुल चेहरा है, और वो चेहरा हमेशा बने रहेंगे। वो हमारे को तो लगता नहीं कटारिया साहब की चेहरा प्रिय लोकप्रिय नेता हरियाणा के हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही हरियाणा चल रहा है और निसंदेह आज माहौल है कि यही जो है टीम पूरे सब लोग मिल करके, देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं।
किसी क्षेत्र में किसी की पकड़ है, किसी को, तो सब लोग मिल करके अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन झंडा एक है, पार्टी एक है, निशान एक है। झंडा तिरंगा कांग्रेस का, निशान हाथ का, और पार्टी कांग्रेस। सब लोग बिना संकोच के, बिना असमंजस के एक झंडे के नीचे, एक निशान के नीचे कांग्रेस ही खड़े हैं। आप लोग, मल्टीपल चेहरे तो होने चाहिए, लोकतंत्र में एक चेहरा क्यों हो, मल्टीपल चेहरे होने चाहिए। सत्ता के अंदर, सरकार के अंदर ज़्यादा लोग हो, ज़्यादा लोगों के जो है उसका जो मतलब पार्टियां फ़ायदा उठाएं काम का और उनकी सोच का, तो अच्छी बात है। हमारे पास ज़्यादा लीडर हैं, ज़्यादा लीडर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस से उम्मीदवार भी हैं और अपनी टिकट के लिए भी जाएंगे। झज्जर विधानसभा क्षेत्र से कई सालों बाद है, अब की बार 2 चेहरे जाएंगे टिकट के लिए, एक राजकुमार कोटारिया और एक शिवम है, विधायिका गीता बुक्कल जी रहेंगी। और देखते हैं कौन टिकट लेके आएगा और कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। और कांग्रेस की गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसका अनेकों बार अनेक राजनीतिक दलों ने फ़ायदा भी उठाया है। और ये देखते हैं कि देखने वाली झज्जर विधानसभा क्षेत्र में बात ये रहेगी, क्या अब की बार है टिकट लेकर कौन आएगा और कौन अपनी ताकत दिखाएगा। जो जिस तरह से हम गांव में सर्वे करते हैं तो उसमें ये निकल के आता है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज़्यादा नज़दीक है वही टिकट पर चुनाव लड़ेगा। जिस तरह से बादली में भी अब की बार 2-3 चेहरे हैं जो टिकट के लिए जाएंगे। बहादुरगढ़ का भी जो सर्वे निकल के आएगा वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तमाम बातें थी वो हमने निकलवाने की कोशिश करी। और एक बार हम फिर से सर का धन्यवाद करते हैं कि अपने कीमती समय से हमसे बातचीत के लिए टाइम दिया। सर शुक्रिया। और भी जो राजनीतिक दलों के नेता होंगे उनकी आवाज़ भी आप तक पहुँचाने की हम एक कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ एजेंसी। शुक्रिया।